नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी के एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अवधेश कुमार है और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो आज की जो हमारी जो क्लास है दोस्तों, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से रिलेटेड दो जो ऐसी डिजीजेज हैं वो आज हम पढ़ेंगे जिनसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। पहली जो डिजीज दोस्तों दैट इज क्लेफ्ट लिप और पैलेट। क्लेफ्ट लिप और पैलेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो डिजीज दोस्तों दैट इज हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो दूसरी जो डिजीज है वो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस पढ़ेंगे हम। तो आज की जो क्लास है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक एडवांस सीरीज के अंदर हमने ओबीजी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी एमएसएन के जितने भी सिस्टम्स उन सबको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम पीडियाट्रिक नर्सिंग पे आए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे सामने कि बोर्ड स्टूडेंट नर्सिंग केयर फॉर एन इन्फेंट आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप इंक्लूड। मतलब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कौन सी ऐसी नर्सिंग केयर है दोस्तों जो एक इन्फेंट को देनी चाहिए आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप। मतलब क्लेफ्ट लिप की दोस्तों सर्जरी हो गई, सर्जिकल क्या कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया गया, और रिपेयर होने के बाद में आपको जो इन्फेंट है उसको नर्सिंग केयर देनी है। तो उसमें से चार चीज़ इंक्लूडेड है। पहला दे रखा है प्रिवेंटिंग द क्राइम, कि आपको क्राइम को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, कि बच्चे को रोने से रोकना है। दूसरा है कि बच्चे को आपको प्लेसिंग इन सेमी फाउलर पोजीशन, कि बच्चे को आपको सेमी फाउलर जो पोजीशन है उसमें रखना है। थर्ड दे रखा है कीपिंग द एनपीओ फॉर 1 डे आफ्टर सर्जरी, कि जो सर्जरी के बाद जो बच्चा है दोस्तों उसको हम 1 दिन तक क्या रखेंगे, एनपीओ रखेंगे। और फोर्थ जो दे रखा है दैट इज फीडिंग विद स्पून फॉर 2 डेज आफ्टर सर्जरी, कि हम बच्चे को किससे खिलाएंगे, स्पून से खिलाएंगे। किससे खिलाएंगे, स्पून से खिलाएंगे। कितने दिन बाद, फॉर 2 डेज आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी के 2 दिन बाद, विद ए स्पून फॉर 2 डेज आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद 2 दिन तक हमें किससे खिलाना पड़ेगा दोस्तों, स्पून से खिलाना पड़ेगा। तो इसमें 4 चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं जो आपको बताना है कि भाई क्या होना चाहिए क्लेफ्ट लिप और पैलेट के अंदर। तो इसको समझने से पहले हम पहले समझते हैं दोस्तों कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है, तभी आपको कोई भी चीज़ क्या आएगी दोस्तों समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्लेफ्ट लिप एंड व्हाट इज क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि कोई भी नोच होना, ठीक है। कोई भी चीज़ है जो कंप्लीट नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के बीच में नोच आ गई, खांच आ गई दोस्तों, तो उसे किस नाम जानते हैं, क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर ये लिप के अंदर आती है तो क्लेफ्ट लिप कहलाएगा, और अगर ये दोस्तों पैलेट के अंदर आती है तो क्या कहलाएगा, ये क्लेफ्ट पैलेट कहलाएगा। तो क्लेफ्ट लिप का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बस एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है कि लिप के अंदर 2 प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं, एक प्री मैक्सिलरी और एक मैक्सिलरी प्रोसेस। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ते हैं, जुड़कर पूरा जो लिप है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन अगर ये प्री मैक्सिलरी और जो मैक्सिलरी जो प्रोसेस हैं वो दोनों जुड़ नहीं पाए तो वो इनकम्प्लीट रहेंगे। तो इनकम्प्लीट रहने के कारण दोस्तों जो लिप है वो क्या आ जाएगा, कंप्लीट नहीं बन पाएगा, तो वो क्या होगा, क्लेफ्ट लिप बनेगा। ये जो टाइम पीरियड जो इसका है दोस्तों वो लगभग 5 to 8 वीक्स के टाइम पीरियड पे होता है। तो क्लेफ्ट लिप क्या है दोस्तों, इसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ 2 चीजों का, एक प्री मैक्सिलरी और एक मैक्सिलरी। प्री मैक्सिलरी एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। प्री मैक्सिलरी और जो मैक्सिलरी जो प्रोसेस है दोस्तों वो सही से जुड़ नहीं पाते हैं। अब जेस्टेशनल एज के दौरान क्या होते हैं दोस्तों, ये जुड़ते हैं। जो टाइम पीरियड है इसका वो आपको याद रखना है, लगभग ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों दैट इज 5 to 8 वीक, ठीक है। तो एट अबाउट 5 to 8 वीक क्या होते हैं दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा जा सकता है कि भाई ये कब कब ये इनका फ्यूजन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये मेल के अंदर फीमेल की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। क्लेफ्ट लिप जो है वो मेल के अंदर फीमेल की तुलना में क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम दोनों बच्चे देखें कि भाई मेल और फीमेल दोनों बच्चों में किसके अंदर ज़्यादा पाया जाएगा, तो मेल बच्चों के अंदर क्लेफ्ट लिप के होने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। इसके बाद में हम दूसरा आता है दोस्तों आपका क्लेफ्ट पैलेट। तो अगर हम क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना कि भाई क्लेफ्ट पैलेट के अंदर पैलेटाइन याद रखना है। बस यहाँ पर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, पैलेटाइन या पैलेटल क्या है दोस्तों स्ट्रक्चर है वो जुड़ नहीं पाती है, बस इतना याद रखना है। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ पैलेटल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, जो पैलेटल स्ट्रक्चर जो जुड़नी चाहिए तो वो जुड़ नहीं पाती है। तो वही बात है, वहां पर प्री मैक्सिलरी जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो नहीं जुड़ पा रही, और यहाँ पर कौन नहीं जुड़ पा रही, पैलेटल स्ट्रक्चर्स नहीं जुड़ पा रही। अब ये ध्यान रखना कि वो 5 से 8 हो गया, और 8 कैसे जाओगे तो 9 से 12, तो ये इनका फ्यूजन ऑफ दीज पैलेटल स्ट्रक्चर, फ्यूजन ऑफ दीज पैलेटल स्ट्रक्चर अकर एट अबाउट 9 to, ठीक है वो 5 से 8 है, ये 9 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज, ठीक है। 9 से और 12 वीक के जेस्टेशनल एज के दौरान इनका फ्यूजन होता है। अब जो फ्यूजन हो जाना चाहिए था वो फ्यूजन नहीं हो पा रहा। जब वो फ्यूजन नहीं हो पा रहा दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण से ही क्या होगा दोस्तों, क्लेफ्ट पैलेट बनेगा। तो 2 चीजें पढ़ी, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं पढ़ा हमने। क्लेफ्ट लिप में क्या पढ़ा, प्री मैक्सिलरी और मैक्सिलरी प्रोसेस कब होता है, 5 से 8 वीक। किस में ज्यादा पाया जाता है, मेल के अंदर। क्लेफ्ट पैलेट में क्या है, इनकम्प्लीट फ्यूजन है, किसका है, पैलेटल स्ट्रक्चर का है। कब होता है, 9 से 12 वीक पे होता है। और बस इसके अंदर वो कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। पैलेटल जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर उनका फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा। दोनों ही ये जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, दोनों ही दोस्तों दैट आर कॉन्जिनाइटल एनोमलीज, मतलब बच्चा के जब जन्म होता है उसी के साथ क्या होती है दोस्तों, ये प्रेजेंट होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फ्यूजन हो जाना चाहिए था, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनका क्या नहीं हो पाता दोस्तों, फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण क्या होता है ये देखने को मिलता है। अब इसके रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं हम। इसके रिस्क फैक्टर बहुत अच्छे से याद करना, सिंपल तरीका है बिल्कुल याद करने का। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि दिस इज ए हेरिडिटरी एंड मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, ठीक है। एक फैक्टर के कारण नहीं होती, कई सारे फैक्टर होते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों क्या है, ये हेरिडिटरी है डिसऑर्डर। कैसा है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तो हेरिडिटरी और एक मल्टीफैक्टोरियल क्या है दोस्तों, ये डिसऑर्डर है। इसके बाद में 3 बेकार चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है आपको 3 बेकार चीजों में, एक आपको याद रखना है स्मोकिंग, एक आपको याद रखना है अल्कोहल, और एक आपको याद रखना है दोस्तों रेडिएशन। तो इस अगर मदर स्मोकिंग करती है, अल्कोहल करती है, या मदर किसी भी प्रकार के रेडिएशन के अंदर आई हुई है, ठीक है, मदर किसी भी प्रकार किसी में प्रेजेंट है दोस्तों, रेडिएशन के अंदर अगर वो आई हुई है, तो उसके कारण से इसके जो रिस्क जो होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में फैमिली हिस्ट्री भी बहुत डिपेंड करती है। जिसमें अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है दोस्तों, उनके अंदर क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे एक सिबलिंग के अंदर हो गया, तो नेक्स्ट जो सिबलिंग होगा, दूसरा जो बच्चा होगा दोस्तों, वो इसके किस पे रहता है, रिस्क पे रहता है कि उस बच्चे के अंदर भी इसके पाए जाने के क्या पाए जाते हैं, चांसेस पाए जाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर ट्विंस होते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं, हम जानते हैं, एक मोनोजाइगोटिक और एक डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस हैं उनके अंदर डाइजाइगोटिक की तुलना में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा रिस्क होता है। तो मोनोजाइगोटिक में डाइजाइगोटिक की तुलना में जो रिस्क जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैमिली हिस्ट्री तो है ही। इसके बाद में आपको कुछ ड्रग्स याद रखनी है कि भाई कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है दोस्तों जो ये क्या कोज करवा सकती है, ये डिजीज जो है दोस्तों क्या करवा सकती है, कोज करवा सकती है। तो ड्रग्स में आपको याद रखना है फेनिटोइन और वालप्रोइक एसिड। अगर मदर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान फेनिटोइन लेती है, वालप्रोइक एसिड लेती है ना दोस्तों, तो उसके अंदर क्या रहेगा, उस मदर के बेबी के अंदर रिस्क रहेगा क्लेफ्ट लिप और पैलेट होने का। साथ में आपको एक न्यूट्रिएंट याद रखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से आपने अभी तक जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है दोस्तों उसी में फोलिक एसिड पढ़ा है, लेकिन कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी से क्लेफ्ट लिप और पैलेट होने के भी रिस्क रहते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी जो आंसर आएगा दैट विल बी फोलिक एसिड। क्या आएगा दोस्तों, फोलिक एसिड आएगा। ध्यान रखना कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। देखो अब याद करना इतना टफ नहीं है, इन तीनों को एक साथ याद रखो, स्मोकिंग, अल्कोहल, रेडिएशन। हेरिडिटरी, मल्टीफैक्टोरियल और फैमिली हिस्ट्री को आप एक साथ याद रख सकते हो। हेरिडिटरी, मल्टीफैक्टोरियल, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहल, रेडिएशन, 2 ड्रग्स और एक न्यूट्रिशन याद रखना आपको, ठीक है। आपको वालप्रोइक एसिड और आपका फेनिटोइन और न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको फोलिक एसिड है वो याद करना है। तो ये आपको ये चीज़ अपने आप ही क्या हो जाएगी दोस्तों, याद हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इतना टफ ये लगेगा।
इसके बाद में थोड़ा सा हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी पता नहीं क्या पूछ ले कभी। तो दोस्तों अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल सा तो आपको ये याद रखना है कि भाई दो प्रकार का होता है, एक यूनिलैटरल और एक बाइलैटरल। यूनिलैटरल एंड सेकंड वन इज बाइलैटरल, मतलब एक तरफ हो और एक क्या हो दोस्तों, दोनों ही तरफ हो तो बाइलैटरल, एक तरफ हो तो यूनिलैटरल। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि यूनिलैटरल में मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो कौन सी होती है। तो मोस्ट कॉमन जो साइड होती है दोस्तों यूनिलैटरल के अंदर, दैट इज लेफ्ट साइड। कौन सी साइड होती है दोस्तों, लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। यूनिलैटरल के अंदर मोस्ट कॉमन जो साइड होती है वो लेफ्ट साइड होती है। अब एक बार एक इमेज दिखाता हूं, उसमें थोड़े से टाइप हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि क्लेफ्ट लिप के अंदर सबसे पहला जो टाइप होता है जिसमें सिर्फ नोच पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉर्डर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वर्मिलियन बॉर्डर। तो जो सबसे पहला दे रखा है दोस्तों दैट इज नोच इन वर्मिलियन बॉर्डर। ये वाली जो आपको जो फोटो दिखाई दे रही है इसके अंदर सिर्फ एक क्या है, नोच है, तो दैट इज नोच इन वर्मिलियन बॉर्डर। अब देखो बी के अंदर दोनों चीजें हो रखी हैं दोस्तों, क्लेफ्ट लिप भी हो रहा है, पैलेट भी हो रखा है, लेकिन ये एक ही तरफ है। देखो ये सिर्फ एक तरफ है, ये क्या है, सिर्फ एक तरफ है यहाँ पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं दोस्तों कि यूनिलैटरल है ये, लेकिन बोथ है क्लेफ्ट लिप और पैलेट, बोथ है ये, क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट क्या है दोस्तों, पैलेट भी है। सी के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये देखो सी में बाइलैटरल है, इधर भी है और इधर भी है, देखो आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा, इधर भी है इधर भी है। तो पहले से तो बाइलैटरल हो गई और लिप तक भी प्रेजेंट है ये, तो बाइलैटरल भी है, बाइलैटरल भी है और दोनों है, क्लेफ्ट लिप भी है और पैलेट भी है, ठीक है। बाइलैटरल भी है और साथ में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या है दोस्तों, दोनों है यहाँ पर। और इसके अंदर देखो लास्ट वाले में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लेफ्ट पैलेट है। आपको सर कैसे दिख ही नहीं रहा, तो एक्चुअली में इसी स्ट्रक्चर को देखा गया है ये यहाँ पे ना, इसके अंदर दे रखा है कि यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों, ये पैलेट बना हुआ है और यहाँ पर आप इमेज को देखोगे तो आपको लिप जो है वो क्लेफ्ट लिप नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, क्लेफ्ट पैलेट है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो इसमें बाइलैटरल है, दोनों तरफ हो रहा है ये देखो, ठीक है। ये पैलेट दिखाई दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने पैलेट दिखा रखा है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, यहाँ पर नोच है ओनली, इसमें यहाँ पर क्या है, नोच है और वर्मिलियन बॉर्डर के अंदर क्लेफ्ट पैलेट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, काम चल जाएगा। इसके बाद में हम इसके पढ़ते हैं दोस्तों जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके ऊपर आते हैं कि भाई इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले हम क्लेफ्ट लिप जो है उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं। क्लेफ्ट लिप के, क्लेफ्ट लिप देखो अगर यहाँ पर खाज होगी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर क्लेफ्ट होने के कारण जब बच्चा फीडिंग करेगा, हम कोई भी चीज को फीडिंग करते हैं, ऐसे मान लो आप मुंह के अंदर स्ट्रो लेते हो, आप याद करो कि आप स्ट्रो लेते हो और उसको सक करते हो, तो यहाँ पर प्रॉपर आप टाइट सील बनाते हो, उस सील से क्या होता है दोस्तों, वैक्यूम फॉर्म होता है, मतलब प्रेशर फॉर्म होता है जो अपनी तरफ किसी भी चीज को क्या करता है, खींचता है, ठीक है। आप स्ट्रो से कोई चीज खींचते हो तो आप बिल्कुल उसमें वो बनाकर और अपनी तरफ खींचते हो तो वो वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम के कारण क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज प्रेशर से कहती है अंदर आती है। अब टाइट सील बनाने के लिए यहाँ पर पूरी बाउंड्रीज का होना क्या होता है, कंपलसरी होता है, बट इन क्लेफ्ट लिप हम जानते हैं कि देयर इज क्लेफ्ट इन लिप, यहाँ पर नोच है, तो जो बच्चा जो है दोस्तों वो भी क्या करता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो बिल्कुल उसको क्लोजली निपल को क्या करता है दोस्तों, ग्रास्प करता है, उसको पकड़ता है वो, ठीक है। तो उसके कारण से फिर वो क्या करता है, वैक्यूम फॉर्म करके सक करता है। अब यहाँ पर बच्चे को क्या हो रहा है, क्लेफ्ट लिप हो रखा है, क्लेफ्ट लिप जब बच्चे को होगा तो क्या वो बच्चा अच्छे से वो बना पाएगा दोस्तों, आप खुद सोचो क्या वो बच्चा बना पाएगा, तो वो बच्चा सही से जो सील है दोस्तों वो नहीं बना पाता, जैसे वैक्यूम नहीं बन पाती है, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, बच्चे को फीडिंग में क्या हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देगा आपको, दैट इज फीडिंग, डिफिकल्टी इन फीडिंग, डिफिकल्टी DI है ये ना, डिफिकल्टी इन फीडिंग। अब इस डिफिकल्टी इन फीडिंग का कारण क्या होगा दोस्तों, कि जो वैक्यूम है वो नहीं बन पाती है, ठीक है। तो अनेबल टू फॉर्म द वैक्यूम, अनेबल टू फॉर्म द वैक्यूम, तो बच्चा जो है दोस्तों वो वैक्यूम को फॉर्म नहीं कर पाता है, किसके कारण, अपने माउथ के द्वारा, तो उसके कारण से बच्चा जो है अनेबल टू सक प्रोपरली, अनेबल टू सक प्रॉपरली, तो जो बच्चा है दोस्तों वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाता दोस्तों, सक नहीं कर पाता है, ठीक है। अब प्रॉपरली जब बच्चा सक नहीं कर पाएगा दोस्तों तो उसको क्या होगी, दिक्कत होगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या होगा, उसको डिफिकल्टी इन फीडिंग होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है इसका कई बार।
नेक्स्ट इज ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है दोस्तों? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है। ऐसे बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम नेजल ब्रीथिंग करते हैं। अब यहाँ पर लिप प्रेजेंट होता है तो कई बार बच्चे क्या माउथ ब्रीथिंग करने लग जाता है। अब माउथ ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है, हम नेजल से ब्रीथिंग करते हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफाई हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक है, वो मतलब गीला हो जाता है, ऐसे मान लो आर्द्र हो जाती है, तो वो हमारे लिए अच्छी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर देती है। लेकिन जब बच्चा माउथ ब्रीथिंग करने लग जाता है ना तो उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों कि जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन है हमारे ट्रैक्ट की वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। और उसके ड्राई होने के कारण जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। रीजन क्या है? ड्यू टू माउथ ब्रीथिंग। तो लिखो ड्यू टू माउथ ब्रीथिंग, ड्यू टू माउथ ब्रीथिंग कि माउथ ब्रीथिंग के कारण, ड्यू टू माउथ ब्रीथिंग इंक्रीज चांसेस ऑफ, ड्यू टू माउथ ब्रीथिंग इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। क्यों? क्यों भाई? म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। ड्राई, या इधर लिख लेना ड्यू टू ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दोस्तों वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी तो उसके कारण जो रिस्क है दोस्तों वो क्या हो जाता है? इन्फेक्शन का बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लेफ्ट पैलेट में। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर तो एक तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है, यहाँ पर भी क्लेफ्ट पैलेट में भी सेम ही होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। और अब इसमें भी पूछ रहे थे कौन सा, ध्यान रखना ओटाइटिस मीडिया के जो चांसेस जो होते हैं ना दोस्तों, क्योंकि आप सोचोगे नहीं, जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप सोचोगे नहीं कि ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि वो माउथ के देगा आपको, ग्लोसाइटिस लिख देगा, ऐसे जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो लिखेगा वो सारे आपसे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टोमेटाइटिस लिख देगा तो ओटाइटिस मीडिया लिखेगा, तो आप ओटाइटिस मीडिया सोचोगे नहीं कि भाई इसको ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस कौन से इन्फेक्शन के होते हैं दोस्तों? ओटाइटिस मीडिया के। दूसरा दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो बच्चे हैं इनकी जो सर्जरी की जाती है वो सर्जरी 2 साल से पहले क्यों की जाती है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे की जो सर्जरी है उसके बारे में ये कहा गया है कि भाई क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे की आप कभी भी सर्जरी करो तो वो लेस देन 2 ईयर में कर लो। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि जो बच्चा है ना उसको बोलने में क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक है, उसको बोलने में क्या होती है? दिक्कत होती है। और अगर एक बार उसने बोलना सीख लिया तो जिस प्रकार से बोलेगा, अगर आप सर्जरी भी कर दोगे ना तो वो फॉल्टी जो लैंग्वेज है ना वही डेवलप हो जाएगी। ऐसे कहते हैं कि बच्चा जैसे सीखता है ना फिर वो वैसे ही वर्ड क्या करने लग जाता है दोस्तों? यूज करने लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि जब बच्चा पूरी तरह से बोलना सीखे उससे पहले पहले वो क्या हो जाए दोस्तों? सर्जरी हो जाए। तो बच्चे की सर्जरी इसलिए 2 साल से पहले पहले कर देते हैं हम। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसके बाद बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट के कारण क्या आती है? स्पीच प्रॉब्लम आती है। और एक बार अगर बच्चे ने बोलना सीख लिया ना तो फिर दोस्तों उसको ठीक करना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चे की सर्जरी 2 साल से पहले पहले कर देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आगे से आगे क्वेश्चन आएगा भी। दूसरा तो पैलेट है तो सीधी बात है भाई टीथ है, उनके इरप्शन में भी प्रॉब्लम होगी। जब टीथ के इरप्शन में प्रॉब्लम होगी दोस्तों जो टीथ जो होंगे उनके अंदर क्या होगा? माल पोजिशन होगा। उनके अंदर क्या होगा दोस्तों? माल पोजिशन। तो माल पोजिशन ऑफ जो टीथ है दोस्तों वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, माल पोजिशन टीथ क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब इसमें आप मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट ये बस खत्म हो गया। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे दोस्तों कि भाई ऐसे बच्चे को फीडिंग कैसे करवाई जाए। ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस की बात करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए भाई इन बच्चों को फीडिंग करवाने के लिए कौन सी जो डिवाइसेज है दोस्तों वो यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं पिजन बोतल। अब आप कहोगे सर इसकी कंपनी का नाम पिजन है क्या? वैसे कंपनी का नाम भी पिजन दे रखा है यहाँ पे, बट एक्चुअली में इस बोतल को भी पिजन बोतल बोलते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रो जो इसका जो ये है निब जो है इसकी थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों? लंबी होती है। ठीक है, क्या होती है? लंबी होती है। तो या निप्पल बोल दो आप इसका। तो निप्पल जो होता है उसको थोड़ा क्या होता है दोस्तों?
लंबा होता है, तो लॉन्ग निप्पल होता है, तो इस बोतल से फीडिंग करने में थोड़ा सा यार आसानी होती है, क्योंकि यहाँ से करने में प्रॉब्लम होती है तो हम पीछे तक उसको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं मिल्क को ना। तो इस प्रकार की बोतल। एक दोस्तों ये बस सीधा आपको इमेज दे देगा कि भाई ये कौन सा है, तो ये मेडेला हैबरमैन फीडर है, दिस इज मेडेला हैबरमैन फीडर, ठीक है, दिस इज मेडेला हैबरमैन फीडर। तो बस इसका नाम याद रखना है। इसके अंदर देखो इस प्रकार की बोतल दे रखी है, इसको बोलते हैं मेडेला हैबरमैन फीडर। फीडर मतलब जो खिलाने के लिए जरूरी होता है, तो दैट इज मेडेला हैबरमैन फीडर है इसकी जरूरत है। एक दोस्तों हम सिरिंज यूज करते हैं, दैट इज रबर टिप्ड सिरिंज या ड्रॉपर, मतलब सिरिंज के कुछ नहीं लगा देते, रबर लगा देते हैं लंबा सा, बस ये सिरिंज है, उसी सिरिंज के अंदर। तो मान लो डिवाइस देते और देख दे कि दिस डिवाइस इज यूज्ड इन द पेशेंट ऑफ, फिर इसमें लिख दे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, एक आपको लिख दे हर स्प्रिंग डिजीज, एक आपको इसके अंदर लिख दे क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, और चौथा और कुछ भी ऑप्शन दे दे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसके अंदर ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो रबर टिप्ड जो सिरिंज या जो ड्रॉपर है दोस्तों, उसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसी जो डिवाइसेज हैं उनसे रिलेटेड भी क्या आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है। अब इसका जो मैनेजमेंट है ना, तो मैनेजमेंट में तो आपको सबको पता है दोस्तों कि ये जो डिजीज है इसके अंदर भाई मेडिकल मैनेजमेंट में तो आप क्या ही करोगे, कुछ चीज़ है ही नहीं करने को। तो मेन जो मैनेजमेंट है दोस्तों इसके अंदर कौन सा किया जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसका मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे हम, बस थोड़ा सा आपको याद करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको थोड़ी सी सर्जरी को नाम याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो क्लेफ्ट लिप के अंदर 2 सर्जरी याद रखनी है आपको, क्लेफ्ट लिप के अंदर दोस्तों 2 सर्जरी याद रखनी है। एक जो सर्जरी है दोस्तों उसका नाम है मिलार्ड रोटेशनल फ्लैप, क्या नाम है, मिलार्ड रोटेशनल फ्लैप, और दूसरी जो सर्जरी है दोस्तों उसका नाम है जेड प्लास्टी। दूसरी जो सर्जरी है दैट इज जेड प्लास्टी। बस नाम याद रख लेना, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको डिटेल में, है ना, बस सिर्फ नाम याद रख लो, बहुत हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा आता है दोस्तों क्लेफ्ट पैलेट, इसको याद करवाता हूँ आपको मैं। देखो क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी है ना वो 2 प्रकार से होती है, कई बार 1 स्टेज में होती है, मतलब एक ही बार सर्जरी हो जाएगी, कई बार 2 बार बुलाया जाता है दोस्तों। एक बार सर्जरी होगी उसके 6 महीने के बाद दोबारा से सर्जरी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 स्टेज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं 2 स्टेज। अब देखो दूर से आए कोई आदमी क्या बहुत दूर से आया है और बिल्कुल गहराई से आया है, ये दूर से आए और गहराई से आए तो उसको क्या बोलेंगे, फार लो, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। फार लो मतलब दूर से आया और गहराई, ऐसे लोगों को टीज ज़्यादा किया जाता है, परेशान किया जाता है, टीज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टीजर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, टीजर्स। तो 1 स्टेज सर्जरी के अंदर 2 सर्जरी की जाती है, एक फार्लो सर्जरी और एक टीजर सर्जरी। 2 स्टेज में दोस्तों, 2 स्टेज में जो लड़ेगा ना वही जीतेगा भाई। ऐसे तो आपका भी देखो नॉर्थ साइड का एग्जाम में 2 स्टेज में हो रहा है ना, तो लड़ना बहुत जरूरी है, एक बार लड़ने से काम नहीं चलेगा, तो लड़ना जरूरी है, तो वार जरूरी है, जो वार करेगा वो ही दिल जीतेगा। तो वार मतलब युद्ध करेगा दोस्तों, वही क्या करेगा, दिल को जीतेगा। तो युद्ध करने वाला पर्सन ही क्या जीतता है दोस्तों, दिल जीतता है। तो सेकंड जो सर्जरी होगी दैट इज वार डिल सर्जरी, ये क्या होगी दोस्तों, आपकी वार डिल सर्जरी हो गई। इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चंस आजकल आने लग गए कि भाई इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड आ जाते हैं। जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है ना दोस्तों, वो ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि भाई सिंगल क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कब की जाती है, इसकी कब की जाती है, तो थोड़ा सा इसको देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लेफ्ट लिप हो, मतलब सिंगल क्लेफ्ट लिप की सर्जरी आपसे पूछ ले, तो इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों वो अबाउट होता है 3 मंथ। कितना होता है, 3 मंथ। लेकिन रेंज दे दे आपको, तो रेंज जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3 से 6 मंथ। रेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से 6 मंथ आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंगल क्लेफ्ट लिप भी बोल सकते हैं या फिर आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप सर्जरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो सर्जरी है दोस्तों उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट की। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट की आइसोलेटेड जो सर्जरी है भाई लिप नहीं, वो तभी होता है जब क्लेफ्ट पैलेट का सॉफ्ट जो पैलेट है दोस्तों वो क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सॉफ्ट क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट भी लिखवा देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या है, सॉफ्ट है ये। तो इसकी सर्जरी 3 से, ये देखो 3 महीने है, तो इसकी सर्जरी 3 महीने से आगे कर दो तो क्या हो जाएगी, 6 महीने। कितनी हो जाएगी, 6 महीने, और ये है 6 to 9 मंथ। इसकी जो रेंज है दोस्तों वो 6 to 9 मंथ हो जाएगी। 3 to 6 मंथ, 6 to 9 मंथ, ऐसे याद रख सकते हो। देखो 3 से 3 ले लो, 3 से 6, 6 मंथ से 6 to 9 मंथ लिख लो, अगर आपका एवरेज याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद में क्वेश्चन सीधा आ जाए कि भाई क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी बताओ आप, तो छोड़ो,
क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, इसकी सर्जरी कब की जाती है? डायरेक्टली सिर्फ इतना लिख दे भाई, क्लेफ्ट लिप और पैलेट की जो सर्जरी है दोस्तों वो कब की जाती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सीधा सीधा 6 मंथ लिखना। कब लिखना? 6 मंथ। और इसका एवरेज जो है वो आएगा 4 to 6 मंथ। एवरेज क्या जाएगा? 4 से 6 महीने आ जाएगा। अब क्लेफ्ट लिप के दोनों सर्जरी हो भाई, हार्ड और सॉफ्ट दोनों की हो, ठीक है, दोनों है, हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है। तो क्लेफ्ट जो पैलेट है उसकी दोनों सर्जरी हो, हार्ड प्लस सॉफ्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 प्रकार से हो सकती है दोस्तों ये, क्या तो सिंगल स्टेज में या फिर दोस्तों आपकी डबल स्टेज के अंदर होगी, मतलब 2 स्टेज के अंदर होगी, 2 स्टेज में। सिंगल स्टेज या 2 स्टेज के अंदर क्या होगी दोस्तों? ये सर्जरी होगी। अब अगर ये सर्जरी सिंगल स्टेज में होती है तो लगभग ये सर्जरी होती है दोस्तों 6 to 9 मंथ पे, 6 से 9 महीने की सर्जरी होती है। लेकिन अगर ये 2 स्टेज में होती है तो आफ्टर 6 मंथ, पहले एक बार जो सर्जरी है दोस्तों वो लगभग, मतलब ऐसे याद रखो, चलो 2 स्टेज में हो रही है ये सर्जरी, तो पहले जो सर्जरी है दोस्तों ये हम करेंगे 6 महीने पर। पहले सर्जरी हम क्या करेंगे? लगभग 6 मंथ पे करेंगे, ठीक है। और एवरेज जो है दोस्तों इसका वो आ जाएगा 6 to 9 मंथ। क्या जाएगा? 6 to 9 मंथ। इसी की तरह याद रख लो, जैसे ये 6 to 9 मंथ है, इसमें भी एवरेज 6 मंथ लिख लो। तो 2 स्टेज में क्या हो जाएगी? 6 to 9 मंथ। अब मैंने कह रहा हूँ कि दोस्तों इसके 6 महीने के बाद में दूसरी स्टेज होगी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। मैंने कहा भाई 2 स्टेज में हो रही है, एक तो एक स्टेज में खत्म है, बस यहाँ सर्जरी की खत्म, 6 महीने पे कर दो, एवरेज 6 से 9 महीने पे कर दो, खत्म काम। लेकिन अगर आप 2 स्टेज के अंदर कर रहे हो तो 2 स्टेज में जब भी सर्जरी कर रहे हो ना दोस्तों, तो पहली सर्जरी लगभग आप क्या करोगे? 6 से 9 महीने पे करोगे और उसके 6 महीने के बाद दोबारा करोगे। अब 6 महीने पे आप मान लो कर दी तो कब करोगे? 12 महीने पे करोगे। और अगर लगभग 9 महीने पे की तो कब करोगे दोस्तों? 15 महीने पे करोगे। तो 12 से और 15 मंथ क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका लगभग एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें एवरेज याद रखेंगे हम, ठीक है, मतलब रेंज याद रखेंगे, एवरेज नहीं, क्योंकि रेंज होती है, क्योंकि आपने 7 महीने पे की तो 7 में 6 जोड़ दो, आपकी 13 महीने पे हो जाएगी। अगर आपने 8 महीने पे की, 8 में 6 जोड़ दो तो 14 महीने पे हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्जरी ये मैनेजमेंट चलो ये तो आता ही है, पूछ लेते हैं बहुत बार, लेकिन इसका जो नर्सिंग जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं। पहले नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, चलो इसमें लिखो नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे पहला फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, कि भाई बच्चे की फीडिंग से रिलेटेड आप कई सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन दोस्तों फीडिंग से रिलेटेड सीधा सीधा आता है कि भाई बच्चे को हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो ध्यान रखना, जब हम फीडिंग, अब ध्यान रखना ये सर्जरी नहीं करवाई अभी, सीधा पूछ रहा है कि भाई क्लेफ्ट लिप पैलेट, ऐसे नहीं कि सर्जरी के बाद में पोजीशन देंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे भाई पोजीशन कौन सी देंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन, एक तो क्या बैक फ्लो के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। बच्चे को अपराइट पोजीशन देने से बैक फ्लो के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों? कम हो जाएंगे। एक दोस्तों इसमें ये पोजीशन में डायरेक्शन पूछेगा आपसे कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है, फीडिंग की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। तब खुद सोचो भाई, अगर मान लो इधर लिप है तो हम साइड से देंगे, तो जो फीडिंग की जो डायरेक्शन होती है वो साइड से होती है। हम कोशिश करते हैं पीछे तक जाए, तो साइड एंड बैक ऑफ माउथ, ठीक है। तो जो इसका जो डायरेक्शन होता है दोस्तों वो क्या होता है? साइड एंड बैक ऑफ माउथ होता है, बैक ऑफ माउथ, साइड एंड बैक ऑफ माउथ क्या होता है दोस्तों? इसका डायरेक्शन होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इस बच्चे को हम कैसे देंगे अमाउंट, तो स्मॉल अमाउंट देंगे। और स्मॉल अमाउंट देने के साथ साथ उस बच्चे को हम बार बार क्या करवाएंगे दोस्तों? बर्फ करवाएंगे, ठीक है, डकार दिलवाना, मतलब ऐसे पीछे लेंगे और पीछे देकर इस प्रकार से बच्चे को क्या करेंगे, ठीक है, तो रोक करेंगे ऐसे, मतलब वो करना, तो बर्फ करेंगे फ्रीक्वेंटली, बर्फ कर दिए। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर फीडिंग में ESSR मेथड यूज किया जाता है। फीडिंग के अंदर कौन सी ऐसी, मतलब ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें फीडिंग के अंदर हम ESSR मेथड यूज करते हैं। अब आपके लिए बिल्कुल मतलब नया जब कोई भी टर्म आ जाए तो टफ हो जाता है। अब आप तो डिजीज पढ़ रहे हो तब तो आप बता दोगे, लेकिन जब 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं ना तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्या होगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना 4 टर्म है, कुछ नहीं, ESSR, मतलब जिस भी चीज़ से आप फीड करवा रहे हो तो वो निप्पल की साइज थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो एनलार्ज द निप्पल, ऐसे नहीं है कि नेचुरल की बात नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियल की बात कर रहा है ना। एनलार्ज द निप्पल, निप्पल की साइज एनलार्ज करो। इसके बाद कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो सकिंग जो रिफ्लेक्स है वो थोड़ा सा क्या हो, स्टिमुलेट हो। तो हम स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट द सकिंग रिफ्लेक्स। तो बच्चे के सकिंग रिफ्लेक्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, बच्चे को हम कहेंगे आप स्वेलो करो,
और स्वेलो करने के बाद बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट देंगे कि भाई दोबारा से जब वो फीड करे, ठीक है, स्वेलो करने के बाद मतलब नेक्स्ट जब वो ड्रिंक कर रहा है उसको मिल्क को, तो उसमें थोड़ा सा उसको टाइम मिले, तो रेस्ट करे, तो रेस्ट टू फिनिश स्वेलोइंग। ऐसे नहीं कि बस आप लगे हुए कंटिन्यू, इन बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। बस तो ये फुल फॉर्म याद रख लेना, काम चल जाएगा कि भाई ई का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, दूसरे एस का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। एक दोस्तों इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि भाई कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो ऐसे बच्चे को आप फीडिंग करवाओ तब वहां पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, सक्शन सेट वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, सक्शन सेट क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रेजेंट होना चाहिए। तो सक्शन सेट का प्रेजेंट होना क्या होता है, जरूरी होता है। एक इसका नर्सिंग मैनेजमेंट फीडिंग से रिलेटेड खत्म हो गया, दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। पोजीशन पूछे, अपराइट देंगे, साइड एंड बैक ऑफ जो माउथ है उसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, अमाउंट बिल्कुल कम होनी चाहिए, बार बार क्या करेंगे, बर्फ करेंगे, ESSR मेथड यूज करेंगे, और सक्शन जो इक्विपमेंट है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। इसके बाद में पेरेंट्स से भी रिलेटेड, देखो पेरेंट्स से किसी भी माता पिता के अगर मान लो ऐसा बच्चा होता है जिसको क्लेफ्ट लिप पैलेट है, तो थोड़ा सा तो उसको इमोशनल सपोर्ट की क्या होती है दोस्तों, जरूरत होती है। अब वो कई बार बोल नहीं पाता है बच्चा कि भाई इसकी बुराई करूं, क्या करूं मैं बच्चे की, भाई कैसा बच्चा हुआ है, क्लेफ्ट लिप पैलेट है, मतलब कई बार माइंड में सोच लेते हैं पेरेंट्स बट बोल नहीं पाते हैं। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि भाई वो अपनी जो फीलिंग्स है ना वो क्या करें दोस्तों, एक्सप्रेस करें। तो ध्यान रखना, हम एनकरेज करते हैं, एनकरेज और मोटिवेट द पेरेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। भाई अपनी जो फीलिंग है ना दोस्तों उनको क्या करें, वो बताएं, हमें एक्सप्रेस कर पाए। सॉरी, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि भाई बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग है ना वो बढ़नी चाहिए। तो इन्फेंट पेरेंट बॉन्डिंग को बढ़ावा देंगे, हम एनकरेज करेंगे इन्फेंट पेरेंट बॉन्डिंग को, और उसके लिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्या करो, टच करो, टच को प्रमोट करते हैं। उससे जो बच्चा है उसको भी लगता है कि हाँ टच करने से बच्चे की जो बॉन्डिंग है ना दोस्तों वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि सर्जरी हो गई बच्चे की, सर्जरी के बाद में आप क्या मैनेज करोगे, तो उसको बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन जो दोस्तों वो सीधा सीधा आता है एकदम कि भाई आप जो सर्जिकल जो साइट है ना उसको किस चीज से क्लीन करोगे, ठीक है। तो क्लीन सर्जिकल साइट, वैसे तो हॉस्पिटल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका जो आंसर होता है दोस्तों दैट विल बी नॉर्मल सलाइन। किस चीज से करेंगे दोस्तों, नॉर्मल सलाइन से हम क्या करेंगे, बच्चे को क्लीन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बच्चे को सर्जरी के बाद में कौन सी पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भाई जिस तरफ सर्जरी हुई है मान लो उस तरफ आपने बच्चे को रख दिया, ठीक है, साइड ऑफ प्रिपेयर कर दिया तो बच्चा गिर गया, रबिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर प्रोन पोजीशन दिया तो भी उसके क्या होगा दोस्तों, रबिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सर्जिकल साइड जो है वो क्या हो सकती है, रब हो सकती है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि जो बच्चे की जो सर्जरी हुई है, साइड ऑफ रिपेयर है, साइड ऑफ जो रिपेयर है या फिर प्रोन जो पोजिशन है दोस्तों उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि रबिंग कर सकता है, क्या कर सकता है, रबिंग ऑफ सर्जिकल साइड कर सकता है, दैट इट कैन कॉज रबिंग ऑफ सर्जिकल साइट, रबिंग ऑफ सर्जिकल साइट, ठीक है, रबिंग ऑफ सर्जिकल साइट कोज कर सकता है। तो इसका ध्यान रखना में क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। अब एक क्या होता है दोस्तों, बच्चा जो है ना कई बार क्या करता है कि अपने हाथ को लेके चला जाता है। भाई बच्चा तो छोटा है, वो तो अपने हाथ को सीधा ऐसे लेके जाएगा, उसको हम कैसे रोकेंगे। तो हमको क्या करते हैं दोस्तों, बच्चे के अंदर कई बार रेस्ट्रेंट का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो बच्चे के अंदर भाई आपको इंजरी को प्रिवेंट करना है खुद इन्फेंट से, कि भाई इन्फेंट इंजरी न कर दे, तो प्रिवेंट द इन्फेंट, खुद भी तो कर सकता है ना बच्चा, तो क्योंकि ऐसे कर लिया, रगड़ लिया, ठीक है, रब कर लिया, तो प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम इंजरी। भाई बच्चा जो है वो क्या नहीं कर पाए, इंजरी नहीं कर पाए, कहाँ, सर्जिकल साइट, टू सर्जिकल साइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम रिस्ट्रेंट का यूज करेंगे। तो सॉफ्ट एल्बो या जैकेट रिस्ट्रेंट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बस नाम याद रख लेना, सॉफ्ट एल्बो और जैकेट रिस्ट्रेंट। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि ये रिस्ट्रेंट आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि बांध के छोड़ दिया बच्चे को 18 घंटे बाद देख रहे हो। इसमें ये आता है दोस्तों कि भाई इस रिस्ट्रेंट को बार बार हटाना पड़ता है आपको, ठीक है, तो रिमूव करना पड़ता है एवरी 1 to 2 आवर, रिमूव एवरी
1 to 2 आवर, हर 1 से 2 घंटे में इसको रिमूव करना भी क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड आता है वो मॉनिटर से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि भाई किस चीज को आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, मॉनिटर करना, किस चीज को मॉनिटर करना चाहिए दोस्तों, बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप इन्फेक्शन को क्या करोगे दोस्तों, मॉनिटर करोगे। तो आपको ये मॉनिटर करना है कि कहीं बच्चे के अंदर कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग। ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, ड्रेनेज आ रहा है, कोई भी फ्लूइड निकल रहा है बाहर, तो ये सब किस चीज को इंडिकेट करते हैं दोस्तों, आपके इन्फेक्शन को। तो ये किस चीज को शो करते हैं दोस्तों, इन्फेक्शन को शो करते हैं। तो इसलिए हम मॉनिटर करते हैं रेडनेस, स्वेलिंग और ड्रेनेज को। ये किस चीज को शो करते हैं दोस्तों, इन्फेक्शन को शो करते हैं, तो इसको मॉनिटर करना जरूरी होता है। अब एक आपको याद रखना है दोस्तों कि बच्चे को हम क्राइंग करने से भी क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि बच्चा अगर रो गया तो उसके कारण से क्या होगा दोस्तों कि जो सूचर जो लगे हुए हैं ना उनके ऊपर क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो प्रिवेंट, जो कि हमारा जो ये क्वेश्चन भी है, तो प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम क्राइंग, हम बच्चे को क्राइंग करने से क्या करेंगे दोस्तों, प्रिवेंट करेंगे। तो इस चीज़ का क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। एक बच्चे की सर्जरी हुई है मान लो क्लेफ्ट पैलेट की, तो अब आपको याद रखना है भाई कच्चे की क्लेफ्ट पैलेट की, अगर बच्चे की, कच्चे की नहीं क्लेफ्ट पैलेट की अगर बच्चे की सर्जरी हुई है तो उसके माउथ के अंदर कोई ऐसे नहीं है कि आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो, स्पून यूज कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें पैसिफायर यूज कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है हार्ड ऑब्जेक्ट या हार्श ऑब्जेक्ट को, अवॉइड हार्श ऑब्जेक्ट इन माउथ, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें लिख लेना, थर्मामीटर भी हो सकता है आपका, ठीक है दोस्तों, थर्मामीटर हो सकता है, पैसिफायर हो सकता है, स्पून हो सकती है, तो इन सबको हम क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं। ठीक है, ओरल सक्शन तक को भी अवॉइड किया जाता है। अगर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है तो हम ओरल सक्शन को भी क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा दोस्तों, अवॉइड किया जाएगा। अब हम एक बार वापस से लोड कराते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन था दोस्तों क्या है कि व्हाट शुड नर्सिंग केयर फॉर इन्फेंट आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड करेंगे दोस्तों, पहला दे रखा है इसके अंदर प्रिवेंटिंग द क्राइंग, बस यही आंसर हो गया। हम जानते हैं कि क्राइंग करने से क्या हो सकती है, तो सूचर लाइन है उसके ऊपर क्या आ सकती है, टेंशन हो सकता है, तो टेंशन और सूचर लाइन हो सकता है, तो इसके कारण टेंशन ऑन सूचर लाइन हो सकता है, टेंशन ऑन सूचर लाइन हो सकता है। ठीक है, प्लेसिंग इन ए सेमी फाउलर पोजीशन, तो रिपेयर के बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सेमी फाउलर पोजीशन ही कोई देना जरूरी होता है, बस आपको ये जरूरी होता है कि भाई अवॉइड करना होता है आपके साइड ऑफ रिपेयर और प्रोन पोजीशन नहीं देनी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रोन नहीं देनी और साइड ऑफ जो रिपेयर है वो पोजीशन नहीं देनी, बाकी को ऐसा कोई चीज़ है नहीं आपको। ठीक है, कुछ नहीं है, साइड ऑफ रिपेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, साइड ऑफ रिपेयर। इसके बाद कीपिंग एनपी फॉर 1 डे, ये डॉक्टर के ऑर्डर के ऊपर होगा, एससीपी जो जिस हिसाब से हमें प्रेस्क्राइब करेगा उस हिसाब से करेगा, तो हम डायरेक्टली हम नहीं कह सकते भाई बच्चे को हम एनपी रखेंगे। फीडिंग विद स्पून फॉर 2 डेज आफ्टर सर्जरी, तो ज़्यादातर दोस्तों जो स्पून है उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, और रबर टिप जो सीरीज है ना उसका क्या करते हैं हम यूज करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। रबर टिप सीरीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, रबर टिप सीरीज। उसके अंदर लिखो लिखो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद इन्फेंट को क्राइंग के लिए रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसे तो है नहीं कि बच्चे को हम कह देंगे रुक जा, ठीक है, रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि क्राइंग टेंशन ऑन फ्यूचर लाइन कोज कर सकता है, क्योंकि क्राइंग टेंशन ऑन फ्यूचर लाइन कोज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ज़्यादा जोर नहीं आएगा आपको, अरे यार यही क्वेश्चन 10 बार आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर इन्फेंट विद ए क्लेफ्ट लिप इज कंसर्न अबाउट प्रिवेंटिंग एन इन्फेक्शन। ठीक है, एक नर्स है, केयर कर रही है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है, और वो किस चीज़ पे कंसर्न कर रही है, नर्स इस चीज़ के लिए कंसर्न कर रही है कि बच्चे को कोई क्या नहीं हो जाए दोस्तों, इन्फेक्शन नहीं हो जाए। अब आप एक बार बताओ वो ऐसा क्यों कर रही है, बस इसमें ये पूछ रहा है कि भाई वो ऐसा क्यों कर रही है। वाई डज द क्लेफ्ट लिप प्रीडिस्पोज द इन्फेंट टू इन्फेक्शन, कि ऐसा वो जो नर्स है वो क्या रीज़न है कि उस बच्चे को इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वाई डज द क्लेफ्ट लिप प्रीडिस्पोज द इन्फेंट टू इन्फेक्शन, क्या रीज़न है कि क्लेफ्ट लिप के अंदर इन्फेक्शन के जो चांसेज हैं दोस्तों वो बढ़ जाते हैं, क्या रीज़न है कि क्लेफ्ट लिप के अंदर इन्फेक्शन के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट अच्छे से करवा रखा है कि भाई क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है वो माउथ ब्रीथिंग करने लग जाता है। जब नेजल ब्रीथिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन है दैट ह्यूमिडिफाइड हो जाती है, बट यहाँ पर जो ह्यूमिडिफाइड नहीं हो पाती ऑक्सीजन, और ह्यूमिडिफाइड नहीं हो पाती दोस्तों, तो उसके कारण से क्या हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है ड्राई, तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होने के कारण इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। दूसरा इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि क्लेफ्ट पैलेट के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है, आंसर आएगा ओटाइटिस मीडिया। एक क्वेश्चन क्या आता है इन्फेक्शन से रिलेटेड कि भाई आपको मॉनिटर करना चाहिए सर्जरी के बाद में, रिपेयर के बाद में, किस चीज़ को दोस्तों, इन्फेक्शन को, कि कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं है दोस्तों, रेडनेस नहीं है, कोई भी प्रकार की स्वेलिंग नहीं है, किसी भी प्रकार का ड्रेनेज नहीं है, बस दिस ऑल अबाउट इन्फेक्शन। बस वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स अलोंग द डिफेक्ट। देखो मेन हम चार में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ढूंढना होता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये हो कि भाई वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाए, मेनली पैलेट में होते, लिप में होते भी नहीं है, बट फिर भी आप इसको मानो तो मेन जो आंसर है दोस्तों वो नहीं बदलेगा। मेन आंसर ये होगा कि माउथ ब्रीथिंग ड्राइज द ओरोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ओरोफेरेंजियल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको जो माउथ ब्रीथिंग वो क्या कर देती है, ड्राई कर देती है, जिसके कारण से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देयर इज इनएडिक्वेट सर्कुलेशन इन द डिफेक्टिव एरिया। सर्कुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट के अंदर जो डिफेक्टिव एरिया भी है तो भी सर्कुलेशन उतने का उतना रहता है। थर्ड की तरह न्यूट्रिशन इज इनएडिक्वेट बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव फीडिंग। ठीक है, न्यूट्रिशन इज ए फैक्टर, बट अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो इन्फेक्शन के जो चांसेस बढ़ने का जो रीजन है वो क्या है दोस्तों, माउथ ब्रीथिंग है। वो क्या है, माउथ ब्रीथिंग के कारण ये ऐसा हुआ है। तो इसमें लिखो क्लेफ्ट लिप में माउथ ब्रीथिंग करने के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन के ड्राई होने के कारण इन्फेक्शन के चांसेज बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, बस छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट शुड ए नर्स यूज टू फीड एन इन्फेंट बोर्न विद ए यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। एक बच्चा है दोस्तों, उसको यूनिलैटरल मतलब एक साइड का क्या है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो रखा है, तो आप किस चीज़ का क्या करोगे दोस्तों, यूज करोगे। तो मैंने आपको पहले ही करवा रखा है कि जो फीडिंग है दोस्तों, उस फीडिंग के अंदर हम तीन चीज़ों का क्या करते हैं दोस्तों, मेनली यूज करते हैं। एक तो हम पिजन जो बोतल है दोस्तों उसका यूज करते हैं, कंपनी में पिजन की बोतल को भी पिजन बोतल ही बोला जाता है। ठीक है, जिनकी जो निप्पल जो है दोस्तों वो क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज निप्पल होता है ये फीडर जो है। एक इसके अंदर यूज करते हैं हम, देखिए पूरा याद नहीं रहे, मेडेला हैबरमैन याद नहीं रहे तो सिर्फ और सिर्फ मेडेला याद रख लेना, इसका नाम है मेडेला हैबरमैन फीडर। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद रख लेना, मेडेला याद रख लेना। ठीक है, ये। और तीसरी चीज हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, रबर टिप्ड जो सिरिंज है या ड्रॉपर है दोस्तों, वो क्या करते हैं हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यही हो जाएगा कि इसके अंदर हम क्या चीज़ यूज करते हैं, रबर टिप्ड जो सिरिंज है दोस्तों उसका यूज किया जाता है। अब इसमें क्या यूज नहीं करते हैं, पेरेंटल इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि सीधा आईवी देना जरूरी होता है, जब तक नहीं। प्लास्टिक स्पून और क्रॉस कट निप्पल है, ये ऐसे कहते हैं कि इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों किसको, चांसेज ऑफ इन्फेक्शन को, इंक्रीज चांसेज ऑफ इन्फेक्शन पोज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज चांसेज ऑफ इन्फेक्शन पोज कर देते हैं। तो इसमें लिख लो देखो इसमें यूनिलैटरल
यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट वाले बच्चे में फीडिंग के लिए रबर टिप्ड सिरिंज का यूज किया जाता है। रबर टिप्ड सिरिंज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए पेरेंट ऑफ एन 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट हु हैज ए क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, एक पेरेंट है, 11 महीने का क्या है दोस्तों, बच्चा है, क्या हो रखा है, उसको क्लेफ्ट पैलेट हो रखा है। आस्क द नर्स व्हाई इट वाज रिकमेंडेड दैट क्लोजर ऑफ द पैलेट शुड बी डन बिफोर द एज ऑफ 2। वो कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि 2 साल से पहले इस बच्चे का जो क्लेफ्ट पैलेट है उसका आपको क्लोज कर लो या उसकी क्या करवा लो, सर्जरी करवा लो। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। 11 महीने का बच्चा है दोस्तों, ठीक है, उसको क्लेफ्ट पैलेट है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई इसकी सर्जरी है ना, आप 2 साल से पहले करवा लो, नहीं तो दिक्कत होगी। अब उसको ये नहीं बताया क्या दिक्कत होगी, तो नर्स के पास आया और उसने बोला कि भाई वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई 2 साल से पहले इसको क्लोज करवा लो। क्यों कह रहे हैं ऐसा दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कि एक बार बच्चा जो है वो अगर अच्छे से स्पीच करने लग गया, बोलने लग गया, तो अगर आप क्लेफ्ट पैलेट है वो सही भी हो जाएगा ना, तो भी बच्चा जो है वो फॉल्टी लैंग्वेज यूज करेगा, फॉल्टी स्पीच पैटर्न यूज करेगा, लैंग्वेज नहीं बोल सकते, फॉल्टी स्पीच पैटर्न क्या करेगा दोस्तों, यूज करेगा, फॉल्टी स्पीच पैटर्न क्या करेगा, यूज करेगा वो। तो क्या होता है दोस्तों कि हम ये कोशिश करते हैं कि भाई बच्चा जो है ना वो जब अच्छे से बोलना सीखे उससे पहले बच्चा अच्छे से बोलना सीखे उससे पहले हम क्या काम करें कि जो बच्चा है उसका जो पैलेट उसको क्लोज कर देता है कि बच्चा बोलना सीखे तो अच्छे से बोल पाए। क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट के कारण जो बच्चा है उसको स्पीकिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे जो वर्ड्स वो प्रॉपर वर्ड्स जो है वो बोल नहीं पाता है। और अगर उसने प्रॉपर वर्ड एक बार फॉल्टी स्पीच पैटर्न अगर उसने सीख लिया और आपने उसको सही भी कर दोगे तो भी वो उन वर्ड्स को उसी प्रकार से क्या करेगा दोस्तों, वो यूज करेगा जिस प्रकार से उसने सीखा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों की जो सर्जरी है वो जब वो अच्छे से बोलना सीखे तो उससे पहले क्या करवा देनी चाहिए दोस्तों, सर्जरी करवा देनी चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आफ्टर एज 2 सर्जरी इज फ्राइटनिंग एंड शुड बी अवॉइडेड पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सर्जरी जो है ज़्यादा डरावनी है, ज़्यादा दिक्कत पोज करती है, अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इरप्शन ऑफ 2 ईयर मोलर्स आफ्टर ओपन कॉम्प्लिकेट्स द सर्जिकल प्रोसीजर, कि जो 2 साल के बच्चे के अंदर ये होते हैं जो मोलर के कारण कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। एज योर चाइल्ड गेट्स ओल्डर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पैलेट गेट वाइडर एंड मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर। ठीक है, राइट है, ये बात ठीक है कि थोड़ा सा वाइड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन रीजन ये नहीं है सर्जरी करने का। पहले सर्जरी करने का मेन रीजन क्या है, सर्जरी शुड बी परफॉर्म बिफोर योर चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज फॉल्टी स्पीच पैटर्न, कि बच्चा फॉल्टी स्पीच पैटर्न यूज कर रहे हैं उससे पहले क्या कर देनी चाहिए, उसकी सर्जरी कर देनी चाहिए। तो इसमें लिख लो, इसमें लिखो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी, क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयर सर्जरी क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयर सर्जरी 2 ईयर से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद बच्चा फॉल्टी स्पीच पैटर्न यूज करने लग जाता है, इसके बाद बच्चा फॉल्टी स्पीच पैटर्न क्या करने लग जाता है, यूज करने लग जाता है। इसलिए जो सर्जरी है दोस्तों वो हम 2 साल से पहले इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए इन्फेंट हैज ए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ए सर्जिकल रिपेयर, प्लेस द नर्स पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। एक इन्फेंट है, उसको क्या है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट और एडमिट हुआ है सर्जरी के लिए। अब आपको सर्जरी के बाद में प्लेस द नर्स पोस्ट ऑपरेटिव जो इंटरवेंशन है दोस्तों उनको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में रखना है। 5 चीज आपको दे रखी है। पहला दे रखा है भाई वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना है, सेकंड दे रखा है मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे, थर्ड दे रखा है असेसिंग द इन्फेंट्स हियरिंग स्टेटस, कि भाई बच्चा वो सुनने में जो उसकी स्टेटस है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट के कारण ओटाइटिस मीडिया हो जाता है तो हियरिंग स्टेटस को भी असेस करना क्या होता है, जरूरी होता है।
फोर्थ क्या दे रखा है, मॉनिटरिंग द पेरेंटल फ्लूइड इन्फ्यूजन, कि जो बच्चा है दोस्तों उसके अंदर जो पेरेंटल फ्लूइड जो इन्फ्यूजन है, जो हम आईवी फ्लूइड दे रहे हैं उसको क्या करें, मॉनिटर करें। और पांचवा दे रखा है टीचिंग द पेरेंट्स अल्टरनेट फीडिंग मेथड, कि हम पेरेंट्स को अल्टरनेट जो फीडिंग जो मेथड्स है दोस्तों उसके बारे में हम क्या करें, पढ़ाएं। अब इसके अंदर जो आंसर जो यूज होगा, जो हम करेंगे दोस्तों, वो हम यूज करेंगे ABC वाला, ठीक है। जो इसका जो तरीका होगा वो क्या होगा, ABC होगा, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन में से आओ आप देखो, सबसे पहले हम एयरवे पे फोकस करेंगे कि भाई एयरवे पेटेंट रहे, बच्चा ब्रीथिंग सही से कर पाए, सर्कुलेशन सही से रहे। तो पहली चीज लाइन ही ले रखी है, मेंटेन द पेटेंट एयरवे। भाई पहला फोकस ही यही होता है ना कि हम पेटेंट एयरवे को क्या करें। पेटेंट एयरवे का मतलब क्या है, समझते हो आप इस बात को, मतलब ये ओपन रहे, अच्छे से क्लियर रहे, ऐसे नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो वोमिटिंग को प्रिवेंट करना पड़ेगा, सीधी बात है। एयरवे के अंदर अगर वोमिटिंग चली गई, एस्पिरेशन अगर बच्चे ने कर दिया, तो एयरवे क्या नहीं रह पाएगा, पेटेंट नहीं रह पाएगा, बच्चा ब्रीथिंग भी सही से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें पेटेंट एयरवे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पेटेंट एयरवे के बाद में हमें जो बच्चा है उसके अंदर जो वोमिटिंग है दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो 2 और 1 तो हो गया। अब हमारे पास 3 चीजें हैं, असेसिंग द इन्फेंट्स हियरिंग स्टेटस, मॉनिटरिंग जो पेरेंटल जो फ्लूइड इन्फ्यूजन वो है, 5 तरीके टीचिंग द पेरेंट्स अल्टरनेट फीडिंग मेथड। देखो फीडिंग है, ऐसे तो है नहीं कि जस्ट पोस्ट ऑपरेटिव आते हैं आप उसको फीडिंग करवा दोगे, तो ये बाद में होगा। हियरिंग स्टेटस जो है दोस्तों, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो पहले ज़्यादा होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट होने के, तो ये चीज़ें बाद में, मतलब और इन्फेक्शन दूसरा दोस्तों टाइम भी क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा, मॉनिटरिंग द पेरेंटल फ्लूइड इन्फ्यूजन, जो फ्लूइड दे रहे हो आप। सीधी बात ये है दोस्तों कि सर्कुलेशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि भाई सर्कुलेशन के अंदर ब्लड आता है, ब्लड में फ्लूइड भी होता है, तो सीधी सी बात ये है दोस्तों। तो एयरवे ब्रीथिंग तो होएगी, दोनों चीजें एयरवे ब्रीथिंग से ही रिलेटेड है, पेटेंट एयरवे और प्रिवेंट द वोमिटिंग। और सर्कुलेशन के अंदर फ्लूइड जो है, मतलब ब्लड है जो है दोस्तों, वो सर्कुलेशन है, ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड का होना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे पेरेंटल जो फ्लूइड इन्फ्यूजन उसको मॉनिटर करना क्या है, जरूरी है। तो पहले 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 4। अब 2 चीजें बची आपके पास, एक क्या होगा दोस्तों, हियरिंग स्टेटस को मॉनिटर करना, और एक करना अल्टरनेट फीडिंग मेथड। तो बस सीधी सी बात ये है कि जैसे ही बच्चे को हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, भाई ये सिखाना जरूरी होता है कि भाई फीडिंग मेथड क्या क्या यूज किए जा सकते हैं। और हियरिंग स्टेटस टाइम लेता है, अगर इसको सीखने में बच्चे को मतलब ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, हियरिंग स्टेटस कोई प्रॉब्लम है, दूसरा रिस्क भी इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई आप अभी अभी ये चाहिए। तो इन दोनों में से अगर हमें एक चूज करना पड़े तो कौन सा चूज करेंगे, हम पहले 5 चूज करेंगे। तो 2, 1, 4, 5 और फिर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 5, 3 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2, 1, 4, 5, 3, ठीक है। मैं हाथ लगा लेता हूँ उसके लिए, सॉरी मुझे पता थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होती है। चलो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, लिखो नर्सिंग प्रायोरिटी आफ्टर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, दोनों ही लिख लो, आफ्टर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी आर एज फॉलोइंग। पहला क्या करोगे आप, मेंटेन करोगे पेटेंट एयरवे, तो मेंटेन द पेटेंट एयरवे, इस चश्मे को कई बार सही करवा लिया लेकिन ढीला हो जाता है, प्रॉब्लम आती है मुझे बार बार, ठीक है। इसके बाद हम प्रिवेंट करेंगे वोमिटिंग, प्रिवेंट वोमिटिंग, 2 हो गए। इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, हम मॉनिटर आईवी फ्लूइड, मॉनिटर आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन को मॉनिटर करेंगे। चौथा हम क्या करेंगे दोस्तों, टीचिंग अल्टरनेट फीडिंग मेथड, अल्टरनेट फीडिंग मेथड। और 5वां दोस्तों, 5वां लिख लो, असेस द इन्फेंट हियरिंग स्टेटस, असेस द इन्फेंट हियरिंग स्टेटस, ठीक है। इन्फेंट का जो हियरिंग स्टेटस है उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम असेस करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया, लगभग हमें 4 मिनट हो गई। तो एक बार इन क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूँ, तो 5 मिनट हो जाएगी इसमें, फिर अगली डिजिट कल की क्लास में पढ़ा दूंगा मैं आपको ना। देखो तो ये तो भी बताया ही आपको, समझ में आ गया होगा कि भाई क्या इसके अंदर है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ा हमने,
अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, जो भी पिछली जो क्लासेज है उनको रिवाइज करो, ठीक है। और जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ रखी है उस थ्योरी को रिवाइज करो अभी तक जो भी पढ़ा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम से पहले आपने किसी चीज़ को रिवाइज नहीं किया तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको सक्सेस होना है तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मौसमी के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के जाओ, क्योंकि अब मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया लगभग, बस पीडियाट्रिक के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ठीक है। और इसके अलावा जो सॉन्डर्स है दोस्तों, अगर आपने पढ़ रखी है तो उसकी जो थ्योरी है उसको भी क्या करो, रिवाइज करो। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें क्या था कि भाई एज और 2 से पहले क्यों करते हैं सर्जरी, तो क्योंकि उसके बाद में जो बच्चा है वो फॉल्टी स्पीच पैटर्न क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। इसके बाद में अगर किसी बच्चे को यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी हुई है तो हम रबर टिप सिरिंज क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन था कि भाई बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इसलिए इसके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि भाई सर्जिकल रिपेयर के बाद में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बच्चे को क्राइंग करने से क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रिवेंट करते हैं, क्राइंग करने से प्रिवेंट करते हैं। देखो बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है, अपने बिल्कुल पूरे मन से 2 महीने तक, ठीक है, 2 महीने भी पूरे नहीं है, जितने भी टाइम है दोस्तों, बस अपने पूरे मन से लग जाओ, सब कुछ भूल जाओ भाई, कोई भी जरूरी काम नहीं है आपको। आपकी कोई भी रिलेटिव हो, ठीक है, किसी का भी बर्थडे है, कोई भी कुछ भी प्रोग्राम है, वो आपसे नाराज हो तो हो जाने दो। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया, तो सब वापस आ जाएंगे लौट के, सब, कोई नाराज नहीं रहता भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट से। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप कितने भी उनके सादे में चले जाओ, आपके पीछे से बुराई होनी ही होने वाली है कि वो तो यहाँ पर घूमता रहता था, एग्जाम उसका पास था तो भी वो घूमता रहता था, ठीक है। अपना एक पूरा पैटर्न बनाओ कि भाई आप कितने बजे उठते हो, कैसे उठते हो, सबका देखो अलग अलग है। कई होते हैं भाई रात्रिचर होते हैं, रात को ज़्यादा पढ़ पाते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन में ज़्यादा पढ़ पाते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा दोस्तों गैप ले लिया करो। अगर आप नई चीज़ें पढ़ रहे हो, रिवीजन जो है ना, कई बच्चे कहते हैं कि मैं सर 18 घंटे पढ़ता हूँ, बट यू कैन रिवाइज ओनली, ठीक है। 18 घंटे आप रिवाइज कर सकते हो, नई चीज़ें कभी नहीं पढ़ सकते आप अगर नई चीज़ें पढ़ते हो तो बीच में दोस्तों गैप लिया करो। जैसे आपने 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ठीक है। वैसे तो बताया तो ये जाता है कि भाई 45 मिनट में ही लेना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हमारी स्टडी को इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है, हमें कोई फिजिक्स के फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने होते, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ते हम। तो हमें क्या है दोस्तों, जैसे आपने 2 घंटे पढ़ लिया नई चीज़, फिर उसके बाद में थोड़ा सा देर, ठीक है। अब उसमें उस टाइम पीरियड के अंदर बस एक चीज़ का ध्यान रखना, भाई रील मत देखने लग जाना, क्योंकि जो रील है ना वो इरिवर्सिबल फिनोमिना है। रिवर्सिबल फिनोमिना ऐसी है कि एक बार अगर आपने रील देखना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो वापस नहीं आ पाते हो आप, ठीक है, लौट कर नहीं आ पाओगे, वापस से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो दोस्तों बस ये जरूरी है कि भाई इरिवर्सिबल जो फिनोमिना है उससे बचो, तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जो लड़के हैं भाई उनको डिप्स उप्स काटने हैं वो काटो, उनको अच्छा लगता है तो, या फिर म्यूजिक सुन सकते हो आप, गाने सुन सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा इधर उधर घूम लो, घर वालों से 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर बात कर लो, ठीक है। ऐसे नहीं है बस किसी से चैटिंग करने लग गए 2 घंटे तक, मज़ा आ रहा है बस, अब तो पढ़ाई में तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। ध्यान रखना, देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन, मैं बार बार कई बार वीडियोज़ डालता हूँ डिसिप्लिन, बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कि क्या होता है। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती ना उसको करना ही क्या कहलाता है, डिसिप्लिन करना कहलाता है। जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, नहीं, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो डिसिप्लिन है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आप पढ़ रहे हो, और आपको कहें कि भाई मुझे 10 घंटे पढ़ना ही है, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, तो आप पढ़ो 10 घंटे, ठीक है। सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता कि भाई मुझसे तो नहीं उठा जाता, तो फिर भी आप उठ रहे हो, तो वो क्या है, डिसिप्लिन। कोई भी बुरी आदत है उसको करने में मज़ा आता है, लेकिन ठीक है, जैसे मान लो आप स्मोकिंग करते हो, उसको आपको करने में क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं करने में क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो वो डिसिप्लिन में नहीं करना। तो जो चीज़ में मज़ा है वो करना नहीं, जिस चीज़ में मज़ा नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका डिसिप्लिन कहलाता है, दैट इज़ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अब तो जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल हमारा क्या आ गया है, पास आ गया, कि अब हमारा सिलेक्शन हो सकता है मेरे 3-4 महीने। भाई ये मत सोचो भाई कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, बस ये सोचो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। आप अपनी तैयारी फुल करो भाई। ये तैयारी, मान लो आपका सिलेक्शन 1% हुआ भी नहीं भी हुआ तो क्या हो गया भाई, अगला एग्ज़ाम है, अगला एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए आप पूरे प्रिपेयर्ड हो जाओगे, भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया। दूसरा दोस्तों, एग्जाम जब पास में होता है ना तो हमारा माइंड में अच्छे से काम करने लग जाता है और आप काफ़ी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हो,
बिना एग्जाम के, बिना कोई गोल, जब सामने गोल नहीं होता ना तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब आपके सामने गोल रहेगा, ये रहेगा कि भाई मुझे इतने दिन में इतना पढ़ना है, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो कम से कम आपकी कुछ बुक्स तो पूरी होंगी ना, कोई चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो पूरा मन से लगो कि हाँ हो सकता है। बहुत देखो, मैं पूरा नहीं कहता, लेकिन 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के सिर्फ 3 महीने में पढ़ते हैं तो भी निकाल लेते हैं। तो क्या पता उन 1-2% बच्चों में आप भी हो, ठीक है। तो कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब इन 2-3 महीने में भी ऐसा नहीं है कि भाई बीच में 10 दिन पढ़ लिया, 5 दिन छोड़ दिया, मतलब 2-3 महीने तो है भी कहाँ, जितने भी दिन उसमें भी ऐसा नहीं। इन टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जो भी बचा हुआ टाइम पीरियड है, इसके अंदर अपना 100% देना पड़ेगा। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ स्टडी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ी है उसको दोबारा से ज़रूर पढ़ना, बस छोड़ना मत। अगर आपने सोचा कि भाई क्या पढ़ूंगा, ठीक है हो गया, तो भाई आप भूल जाओगे। आप सोचोगे यार ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, याद नहीं आ रहा, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ा है ना अभी तक, उसकी पूरी लिस्ट बनाओ कि भाई मुझे ये करना है, रिवाइज करो। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैंने 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर नोट सेट के पूरे एक वो बना के, और यूट्यूब पे वीडियो भी है, ठीक है। उसकी पूरी PDF भी मैंने डाली हुई है। इतनी मेहनत करके बनाई थी मैंने, एक क्वेश्चन को पढ़ के उस टॉपिक का नाम लिख के, भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, कैसे आया है, वो बनी है। उसको पढ़ो, उन टॉपिक्स पे, जब भी वो टॉपिक्स आपके आए तो उनके ऊपर क्या करो, ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। उसी, और आप देखोगे नोट सेट 5 में खत्म हुआ था तब मैंने बनाया था, अब नोट सेट 6 आ गया दोस्तों, आप उसमें देखोगे कि वही वो क्वेश्चन दोबारा से आए हैं, वही वो टॉपिक। मैंने पहला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसके अंदर जो पहला जो टॉपिक दे रखा है, सक्शन कैथेटर, ET ट्यूब, 2 टॉपिक स्टार्टिंग में लिख रखे हैं, दोनों से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप उस PDF को यूज करो, उसका फ़ायदा उठाओ, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। और तो फिर बात करते रहेंगे हम। सभी लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, यही कहूँगा आपको, ठीक है। फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।